नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 31 मार्च 2022 बीत चुकी है, तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट एनपीए हो गए होंगे 31 मार्च 2022 को, यानी मार्च क्वार्टर में। तो अब आगे क्या करना है, इसके लिए आज की ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंट एनपीए क्यों होता है। तो अकाउंट एनपीए होने के कई सारे रीजंस होते हैं। अभी मैं 31 मार्च के बाद ही ये वीडियो क्यों लेके आया, ये 31 मार्च 2022 नहीं, कोई भी अगर 31 मार्च होता तो भी वहां पे अकाउंट एनपीए होने की संभावना 2 गुनी हो जाती है। मैं इसके रीजंस बताता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है कि एक तो अगर आपका 90 डेज तक कोई भी ईएमआई या फिर इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है तो अकाउंट एनपीए हो जाती है, जो कि जनरल रूल है, ये सबको पता है। दूसरा, जो कृषि लोन है जो एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है, उसमें 2 क्रॉप सीजन तक अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। इसी तरीके से इसके अलावा वेरियस और भी रीजंस होते हैं अकाउंट एनपीए होने के। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मार्च में एनपीए होने की संभावना बढ़ जाती है, उसके पीछे भी मैं रीजन आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि एनपीए को लेकर जो एक और वीडियो हमने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चलते हैं कि अकाउंट एनपीए होता क्यों है। तो जो एक जनरल रीजन है कि 90 डेज अगर आपने इंटरेस्ट या ईएमआई पे नहीं की तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा, तो इसको मैं अलग कर देता हूं। इसके अलावा और क्या क्या रीजंस हैं, देखिए, इसके अलावा कई सारे टेक्निकल रीजन भी होते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एक ओडी अकाउंट है और उसमें अगर आपकी क्रेडिट्स नहीं आ रही है, मतलब उसमें आप पैसे नहीं डाल रहे हो, इतना भी पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि 3 महीने का इंटरेस्ट सर्व हो जाए, तो वो भी अकाउंट एनपीए हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, मान लीजिए आपने एक एफडी कराई 50,000 की, उसके अगेंस्ट में आपने 40,000 का लोन ले लिया। अब आप बोलोगे भैया मेरा पैसा है, मुझे ही मिल गया, लेकिन नहीं, जब भी आपको ये लोन मिल गया तो ये एक लोन हो गया। अब इस पे मान लीजिए 3 महीने में, मान लीजिए फर्स्ट मंथ इसमें इंटरेस्ट लगा, मान लीजिए 4,000 रुपए का, दूसरे मंथ भी 4,000 और तीसरे मंथ भी 4,000 रुपए की, तो कम से कम आपकी उस अकाउंट में 3 महीने के अंदर अंदर 12,000 की क्रेडिट्स हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी, 1 रुपए भी कम रहेगी, तो ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा। मतलब अगर आपके 12,000 के इंटरेस्ट लग गए 4 महीने में, और आपकी जो टोटल क्रेडिट्स है ड्यूरिंग 3 मंथ्स, ये अगर आपकी 11,990 रुपए भी रहेगी तो भी अकाउंट एनपीए हो जाएगा। दूसरा रीजन है, मान लीजिए आपकी सीसी या ओडी अकाउंट है, पर्टिकुलरली सीसी अकाउंट है, और उसमें बोला गया है कि आप स्टॉक स्टेटमेंट आपको देने हैं टाइम पे। जनरली हर एक बैंक का होता है कि 10 तारीख ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ आपको देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर 28 फरवरी है तो इसकी स्टेटमेंट मुझे 10 या 15 मार्च तक दे देनी होगी, नहीं तो 2% की पिनल इंटरेस्ट लगती है। अब आप सपोज करो कि आपकी जो स्टॉक स्टेटमेंट है पिछले 6 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ये भी अकाउंट एनपीए हो जाएगी। आपकी रिन्यूअल ड्यू है, आपको सीसी जो यूज करते हैं उन्हें पता होगी कि हर एक साल इस अकाउंट का रिन्यूअल होता है, मतलब अगले साल फिर से उसका रिन्यूअल होता है और फिर से आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये हो सकता है कि हाफ ईयरली भी हो, ईयरली भी हो, और 1.5 साल में एक बार भी हो। तो जनरली ये 1 साल में एक बार होता है। मान लीजिए अगर आपकी रिन्यूअल भी ड्यू हो गई और वो भी 6 महीने से ड्यू है, तो वो भी अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, सपोज आज मैंने एक सीसी ली, मतलब 1 अप्रैल, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को एक सीसी ली, तो 31 मार्च 2023 को ये एक्सपायर कर जाएगी, मतलब रिन्यूअल ड्यू हो जाएगी इसकी। अब वहां से 6 मंथ, मतलब 30 सितंबर 2023 को ये रिन्यूअल 6 मंथ ड्यू हो जाएगी, मतलब 6 महीने एक्सपायर होने के 6 महीने के बाद भी अगर रिन्यूअल नहीं हुई तो 1 अक्टूबर 2023 को ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा। तो एक ये भी रीजन होती है अकाउंट एनपीए होने की। इसके बाद मार्च के महीने में क्या होता है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर आते हैं बैंक में, उनको एनपीए क्लासिफाई करने के और बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो स्टॉक स्टेटमेंट और बुक डेट स्टेटमेंट दी वो ओवर स्टेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा है, और उससे आपकी ड्राइंग पावर नहीं बन रही। मैं एक सिंपल शब्द में इसे बताता हूं कि देखिए, जब भी कोई सीसी दी जाती है ना, तो बताया जाता है कि भैया आपके पास कितना सामान है और कितनी आपकी लेनदारी है, कितनी देनदारी है। तो सामान कितना है प्लस आपको मार्केट से कितने पैसे लेना है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, और
आपको कितना बाहर देना है उसको घटा दीजिए। तो ये जो एक अमाउंट आएगा इसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको ड्रॉइंग पावर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए की है और अगर आपके पास स्टॉक और डेटर मिला के कम से कम 1,25,000 का नहीं है क्रेडिटर माइनस करने के बाद, तो आपको 1 लाख रुपए यूज करने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है मान लीजिए अगर ये फिगर आपकी 1 लाख आती है और मार्जिन 20% है, तो भले ही आपकी सैंक्शन लिमिट 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको यूज करने के लिए सिर्फ 80,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी जो बैंक यूज करने के लिए देती है ना, इसी को ड्रॉइंग पावर बोलते हैं। मतलब आप कितने पैसे निकाल सकते हो। तो इट डज नॉट मीन कि आपका कितना सैंक्शन हुआ था, सैंक्शन आपका ज्यादा भी हुआ था, बट फिर भी ड्रॉइंग पावर आपके स्टॉक और बुक डेट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर ऑडिटर ने लास्ट 3 मंथ का स्टॉक स्टेटमेंट देखा और उसमें देखा कि आपने तो जो डेटर्स के लिस्ट दिए हैं उसमें से जो डेटर थे वो 6 महीने से ज्यादा पुराने थे, या आपकी जो स्टॉक थी वो 90 दिन या एक सर्टेन पीरियड, जैसा भी आपकी बैंक की गाइडलाइन होगी, उससे ज्यादा पुरानी थी, तो उससे वो आपकी डीपी से हटा देगा और लास्ट 3 मंथ की डीपी कैलकुलेट कर लेगी। अगर आपने ओवर यूटिलाइज किया हुआ है अपनी डीपी से, मतलब मान लीजिए कि 1 लाख का मेरा लोन था, 90,000 रुपए मैंने यूटिलाइज कर रखे थे, मेरी डीपी 95,000 रुपए आती थी, लेकिन ऑडिटर के हिसाब से इस 95,000 में मेरा 25,000 का ऐसा सामान था जो कि 6 महीने से पुराना था, जो ऑब्सोलेट हो चुका था, उसको वो हटा सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और उसके बाद क्या करेंगे, आपकी डीपी वो कैलकुलेट करेंगे। अगर ये 75,000 हटा दिया तो आपकी डीपी हो जाएगी ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास। अब मेरी डीपी जनवरी में भी 55,000 थी, फरवरी में भी 55 और मार्च में भी 55,000, लेकिन मैंने यूटिलाइज किया हुआ था 90,000, 90,000, 90,000। तो ये जो ओवर द लिमिट, ओवर द डीपी आपने यूटिलाइज किया हुआ है, इस वजह से भी अकाउंट एनपीए कर देंगे। हालांकि आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक चल रहा था, सिर्फ आपसे ये गलती हो गई कि आपने जो स्टॉक स्टेटमेंट और बुक डेट स्टेटमेंट दिए थे वो एररनेसली था। कई केसेस में लोग जानबूझ के भी ओवर स्टेट करके देते हैं कि उन्हें ज्यादा पैसे यूज करने को मिले, तो उस अकाउंट में आपकी चलती हुई अकाउंट को एनपीए कर देते हैं। तो ये सारे तो कुछ रीजंस हैं अकाउंट एनपीए होने के। अब आते हैं कि अब मान लीजिए इस तरीके से अकाउंट एनपीए हो गया, तो आगे क्या करें। सिंपल सा सॉल्यूशन है। मान लीजिए कि अगर आपका ओवर ड्यू 3 महीने की इंटरेस्ट ईएमआई पे नहीं करी, इस वजह से एनपीए हो गया, आप बैंक के पास जाइए, बोलिए मेरी जितनी ओवर ड्यू है सारी पैसे ले लो और अकाउंट स्टैंडर्ड कर दो, यहां खत्म हो गई। दूसरा, 6 महीने से स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया था, आप क्या करो 6 महीने की स्टॉक स्टेटमेंट पूरी एकदम अप टू डेट कर दो और जो ओवर ड्यू वगैरह कुछ है अकाउंट में उसको क्लियर कर दो और बैंक को बोलो कि अपग्रेड कर दे, वो अपग्रेड कर देगी। रिन्यूअल आपकी ड्यू रह गई थी, आप बैंक में सारे पेपर लेके जाओ, उनको पेपर दे दो, जो पेनल इंटरेस्ट लगेगी वो पे कर दो, सारा कुछ ओवर ड्यू नील कर दो। उसके बाद रिन्यूअल करने के बाद बोलो भैया मेरा अब, फिर आप क्या करो जो अकाउंट अपग्रेड कर दो, वो अकाउंट अपग्रेड कर देंगे। ऑडिटर ने कुछ इस तरीके का रिमार्क्स दे दिया, तो बाद में भी आप इस तरीके से, हालांकि ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें इतना इजी नहीं होता है इसको अपग्रेड करवाना, बट आप अपग्रेड करवा सकते हो इसी तरीके से बैंक से मिलके। अब आप बोलोगे कि भैया अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है और फाइनेंशियल डिफॉल्ट की ही वजह से एनपीए हुआ है। यहां चलने से पहले मैं एनपीए का एक और रीजन आपको बता देता हूं, जो कि शायद जनरली लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो आते हैं वो बहुत ध्यान देते हैं इस चीजों पे। वो क्या है, मान लीजिए कि आपने कपड़े बेचने के लिए एक लोन लिया था, कपड़े खरीदेंगे और बेचेंगे ट्रेडिंग के लिए, आपने यूटिलाइज तो कर दी लिमिट, बाद में अपनी बिजनेस एक्टिविटी चेंज कर ली। अब आपने क्या किया, ठीक है, कपड़े की जगह आपने मान लीजिए कोई सर्विस एक्टिविटी शुरू कर दी, और अब आज की डेट में क्या है कि आपका जो बिजनेस प्रोसीड आ रहा है, मतलब जो इनकम आ रही वो सर्विस एक्टिविटी से आ रही, कपड़े वाली एक्टिविटी बिल्कुल ठप हो गई। इस केस में भी ऑडिटर, भले बैंक वाले आपको एनपीए नहीं करे, आपका अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत एकदम बिल्कुल ब्यूटीफुल चल रहा है, फिर भी स्टेट ऑडिटर हो सकता है कि आपके अकाउंट को एनपीए कर दे। तो ये भी एक रीजन होता है एनपीए होने का। हालांकि इस केस में बशर्ते कि आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया हो, बैंक को अगर इन्फॉर्म कर दिया है और बैंक ने सारा कुछ उस तरीके से असेसमेंट पहले ही कर लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सडनली आपने ये कर दिया बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए, तो दिस इज द केस जहां आपका अकाउंट एनपीए हो सकता है। अब मैं जिस क्वेश्चन पे था कि अब इसको अपग्रेड कैसे किया जाए, तो देखिए जो इरेगुलरिटी है, जो भी अनियमितता है आपके अकाउंट में, उसको दूर कर लीजिए और बैंक को बोल दीजिए वो अपग्रेड कर देंगे। अब आप बोलोगे
कि नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अब क्या करूं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप बैंक को जाइए, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कीजिए। वो नहीं मानते हैं, वो अगर लीगल एक्शन लेंगे तो आपको क्या करना है कि उस लीगल एक्शन का जवाब देना है और कोशिश कर रही है कहीं से आपको फंड इकट्ठा हो जाए और आप उसे पे कर दीजिए। और मान लीजिए अगर ये लीगल प्रोसीडिंग होते होते 1-2 साल हो गए तो बैंक की तरफ से ओटीएस के भी प्रपोजल्स आएंगे। ओटीएस में मे भी आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे आपकी सेटलमेंट हो जाए, इंटरेस्ट पूरा वेव हो जाए। अगर ये अनसिक्योर्ड लोन है तो मे भी कम पे भी 50% पे, 70% पे, 40% पे, 25% पे, डिपेंड कि आपका कितना पुराना एनपीए है, उस उतने अमाउंट पे भी आपका अकाउंट सेटल हो सकता है। बट सेटल कराएंगे तो आपकी सिविल पे इफेक्ट वैसे ही रहेगा। आप अगर क्लोज बाय पेमेंट मतलब सारा पेमेंट देके अगर क्लोज करवाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, फिर आप उसको सेटल करवाइए और सेटलमेंट की तरफ बढ़िए। मान लीजिए आपके पास सिक्योरिटी है, घर है, या फिर आपने कोई जमीन वगैरह मॉर्गेज कर रखी थी, तो बैंक उसको बेचने के लिए जाएगी। अगर उनके सेल होने से पहले अगर आपने ओटीएस करवा लिया तब तो ठीक है, नहीं करवाया तब तो बैंक उसे बेच के जो भी रिकवर करना होगा वो रिकवर कर लेगी। अब आप बोलोगे कि नहीं बैंक बेचेगी तो सस्ते में बेच लेगी, फिर भी अगर मेरा लोन रीपे नहीं हुआ तो बाकी जो लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा और वो आपके पर्सनल एसेट से मतलब आपसे फिर उससे वसूला जाएगा। और मान लीजिए उसको आप सेटल करवाना चाहे तो सेटल करवा सकते हैं। तो मतलब क्या हुई, या तो आपके पास ऑप्शन है अपग्रेड कराने की, या सेटल करवा लेने की, या क्लोज करवा लेने की। ये 3 ऑप्शन है आपके पास एनपीए होने के बाद। अब कुछ लोग घबरा जाते हैं कि एनपीए होने के साथ तुरंत ही उनका घर बिक जाएगा, इस तरीके से नहीं होता। वेरियस प्रोसीजर है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि उसकी प्रोसीजर्स क्या है। कि मतलब पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, फिर टाइम दिया जाएगा, फिर डीआरटी में केस फाइल होती, बहुत सारी चीजें होती। उसमें कितनी भी जल्दी हो तो कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम तो लग ही जाता है। इतने में अगर आपकी पे करने की इंटेंशन है तो आप उसे पे कर सकते हैं या अपग्रेड करवा सकते हैं। अब जो एक क्वेश्चन आती है कि मेरे जो मान लीजिए जिसने लोन लिया है उनकी डेथ हो गई तो उनकी लीगल हेयर को क्या करना होगा। और मान लीजिए वो अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड लोन था, कुछ भी, मैं सिक्योर्ड लोन पहले लेके चलता हूं। मान लीजिए कि किसी एक्स पर्सन का एक हाउसिंग लोन था, उनकी डेथ हो गई, तो अब वो हाउस किसके पास जाएगा, उनके लीगल हेयर के पास जाएगा। तो उनके लीगल हेयर उसको पे करेंगे। अगर लीगल हेयर पे नहीं करते तो वो जो घर है उसको बेच के बैंक अपना जो भी सेटलमेंट करना है वो कर लेगी। मान लीजिए एक्स है, एक्स की अनसिक्योर्ड लोन थी, कोई भी लोन नहीं थी, मतलब वो बिना सिक्योरिटी का लोन थी। बट फिर भी आपको क्या होगा कि अगर उनकी डेथ हो गई तो उनके जो पर्सनल एसेट थे, जो उन्होंने संपत्ति अर्जित करी थी, वो किसके पास जाएगी, वो उसके लीगल हेयर के पास जाएगी। तो वो लीगल हेयर पे करेगा। मान लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं था और उसने वो अकाउंट एनपीए हो गया, तब तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते। बैंक हो सकता है इंसॉल्वेंसी वगैरह, अगर डेथ ही हो गई तो इंसॉल्वेंसी के लिए भी क्या अप्लाई करेंगे। बाद में ये बेहतर है कि लोन था उनका नेम खराब नहीं हो मार्केट में, इसके लिए आप बाद में जाएं सेटल करवा लें, वो अलग चीजें। बट सेटल तो आपको करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये आज नहीं तो कल आपके गले में एक फंदा बन के लगा ही रहेगा। आज मान लीजिए आपकी 10,000 की भी लोन है और आपने सेटल नहीं करवाया है तो वो 6 साल बाद 10 साल बाद भी आपको कभी न कभी वो प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब आप पूछेंगे कि इससे सेफगार्ड क्या है। सेफगार्ड तो मैंने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर ही दिया कि आप क्या कर सकते हैं। बट स्टिल आपके पास पैसे की जुगाड़ नहीं हो पा रही है तो आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, आप मान लीजिए बैंक रिस्ट्रक्चरिंग भी मना कर रही है तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। प्रोसीजर में पिछले वीडियो में बता रखा हूँ तो वहां से आप देख सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये एनपीए के रीजंस और क्या क्या इसमें हो सकते हैं और किस तरीके से इसको ओवरकम किया जाए, और किस तरीके से एक और क्वेश्चन आती है कि क्या मुझे जेल हो जाएगी। देखिए जेल उस केस में होती है जिस केस में आप फ्रॉड करते हैं। अगर बैंक ने प्रूव कर दिया कि आपने फ्रॉड किया हुआ, जैसे कि आपने एक एक्टिविटी के लिए पैसे लिया, तीसरे एक्टिविटी में लगा दिया और अकाउंट एनपीए हो गया। अगर बैंक को लगता है कि ये फ्रॉड है तो फ्रॉड अगर होगी तभी उसी केस में आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगा और उसी केस में आपको जेल हो सकती है। अदरवाइज जो बैंक रिकवरी की प्रोसीडिंग होती है वो सिविल प्रोसीडिंग होती है। सिविल प्रोसीडिंग में मोस्टली जेल नहीं होता अनलेस अनटिल आपका इंटेंशन ना प्रूव हो जाए कि आपने जानबूझ के ये किया है। इससे क्या क्या घाटा होता है एनपीए होने से। सिविल एक तो है, अगर मान लीजिए आप विलफुल डिफॉल्टर हैं तो आरबीआई के विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में नाम चला जाएगा। तीसरा,
आपके पास बैंक वाले आएंगे, उनके जो ऑफिसर्स हैं आएंगे आपके घर के पास, मान लीजिए जाके कुछ वो ड्रम बजा के या फिर कोई नोटिस चिपका के जाए, तो आपकी एक से सोसाइटी की नजर में आपकी इज्जत खराब होती, यही सारी चीजें होती है। तो इसलिए अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ये सारे प्रोसीजर कीजिए और आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।